इंतज़ार हूँ तमाम साथी भाइयों का कि काफ़ी इंतज़ार आपको करना पड़ा, लेकिन हम आज सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगह से हम हैदराबाद सांगड़ गए थे। सांगड़ में PS 43 पर हमने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। उसके बाद वकील जालिम मगरे साहब के पास गए थे, रास्ते में बहुत सारे इलाकों से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। आज मेरी कुंडरी आने की वजह, मुझे शायद मैं आज से 20-25 रोज़ पहले आता, लेकिन चूँकि मैं ख़ुद कोविड-19 का मुतासर था, कोरोना मुझे हुआ था, और उसके बाद 18-20 दिन उसमें रहने के बाद और उसके बाद कुछ देर हुई। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का सिंध में अगर तर्ज अमल पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई जानना चाहता है, उसकी दो मिसालें ये आपके सामने मौजूद हैं। एक, दो, उसके अलावा तो पीछे भी हैं, ये भी हाजी निसार भी हैं, मैं ख़ुद भी हूँ। मैं ख़ुद भी एक मिसाल हूँ कि बहैसियत सियासी मुखालिफ के पीपल्स पार्टी की आप देखें, ये शहीद भुट्टो की बात करते हैं कि हम उनकी पैरोकार हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पैरोकार अपने आप को कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, दरअसल ये लोग लगता है कि ज़िया-उल-हक़ के पैदावार हैं। जो इनकी हरकतें हैं, जितने मज़ालिम ये करते हैं अपने मुखालफिन से, मैं समझता हूँ कि ये सिविलियन डिक्टेटर्स बन चुके हैं। ये अपने मफ्तूहा इलाका पीपल्स पार्टी सिंध को मफ्तूहा इलाका और हमारे सिंधी भाइयों को मफ्तूहा लोग समझने लगे और इनके माल व मता को अब माल गनीमत समझने लगे। उसकी मिसाल, छोटी सी मिसाल तो आपको पता होगा कि मैं पिछले साल जब तेज़गांव वाक़े में फातिहा पर आया था तो मेरे ऊपर फायरिंग की गई थी, मेरे ऊपर हमला किया गया था। जो कुछ हुआ हाजी निसार साहब, अवैस, उमर, तमाम दोस्तों पे, साईं शाह मुर्तज़ा शाह साहब और सब के ऊपर। उसके अलावा यहाँ मज़ालिम ढाए जाते रहे, अरबाब चांडियो साहब और उनकी फैमिली के ऊपर, लाला आसिफ उनके ऊपर। मतलब यहाँ कुंडरी को नो गो एरिया बना दिया गया। एक नो गो एरिया हमने देखा था कराची में और दूसरा नो गो एरिया हमने देखा कुंडरी में। लगता है कि याद ये तो थे नवाज शरीफ की बाकियात, और यहाँ तो मुझे लगता है कि अगर दहशत, मैं पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, अपने इदारों से कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, हाई कोर्ट से कहता हूँ, नैब के चेयरमैन से भी कहता हूँ कि जुल्म देखिए, अगर कोई करप्शन यहाँ होती है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, मिर्च मंडी में, औकाफ खाते के अंदर करप्शन होती है, अरबों रुपए की करप्शन होती है, रोडों में, रस्तों में, ज़मीनों पे कब्ज़ों की करप्शन, बेवाओं की ज़मीनों पर कब्ज़े, पता नहीं क्या क्या यहाँ नहीं किया यहाँ कुंडरी में यहाँ के नुमाइंदों ने। और उसके बाद एक मौला बख्श मोहब्बती जो PTI का एक कारकुन है, PTI का एक टाइगर है, ये वो शख्स है जो मोटरसाइकिल पर यहाँ से लेके धरने में शामिल होता था। हक गोई की इनके खिलाफ दरखास्तें इसने दी। मैं कहता हूँ चेयरमैन साहब नैब को, मैं कहता हूँ नैब के इदारे को, मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि वो लोग जो एप्लीकेंट हैं, जो टैक्स पेयर के, इसकी कोई चोरी नहीं की। तैमूर तालपुर ने ना इसकी बकरी चोरी की, ना भैंस चोरी की, ना इसके घर में नकद ज़बैनी की, इसके साथ कुछ नहीं किया। मौला बख्श के साथ गरीब आदमी, इसको ज़बान दी इमरान खान ने। जब इसने जाके दरख्वास्त दहिंदा बना, जाके इसने देखा कि मेरे सामने सब कुछ लुट रहा है, इसने दरख्वास्त दी। उसके बाद क्या होता है कि इसको इसके साथ तशद्दुद किया जाता है, इसके साथ केसेस बनाए जाते हैं। और उसके बाद आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले मास्क का बहाना बनाकर, एक तरफ मैं पूछना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों जो 27 दिसंबर को जलसा हुआ, हज़ारों लोग थे, कितने मास्क किसको लगे हुए थे आपके? कहाँ मास्क की बुनियाद के ऊपर? पूरे शॉपिंग सेंटर्स कराची में हर जगह खुले हुए हैं, हर जगह भी मैं होकर आया हूँ, किसी के पास मास्क नहीं है। मेरी जेब में देखता कोई लगा तो मैं भी जेब में रख लेता हूँ। मास्क ना होने के ऊपर इसकी दुकान सील की जाती है। और उसके बाद एक दर्दनाक कहानी का आगाज़ होता है, शर्मनाक कहानी का आगाज़ होता है, अफसोसनाक कहानी का आगाज़ होता है। मैं कहता हूँ डूब मर जाना चाहिए। बिलावल साहब अपने ऐसे गुंडों को, अपने वजीरों को जिन्हें शर्म नहीं है कि किसी की इज्जत की पामाली, और ये हमारे हिंदू भाई भारमल कोली, हमारा ये भाई, हमारा ये कोली भाई, हमारा ये द्रावड़ भाई, हमारा ये हिंदू भाई, ये हमारा यहाँ मौजूद है। इतना ही मोहतरम है जितना कि हम यहाँ मुस्लिम्स हैं। भारमल कोली के साथ
आज से 2008 में जब ये इनको वोट नहीं देता, वो अपने वोट अपनी मर्जी से देना चाहता है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है। और जब उसके घर के बड़े, मैं एक वाक़या बनाना चाह रहा हूँ, पता चलना चाहिए सिंध में अभी तक क्या हो रहा है। ये चोर, ये लुच्चे, ये लफंगे, ये गुंडे, ये शराबी जो रात भर शराब की महफिलों में होते हैं और वो उनकी वीडियोस भी आती हैं, इन अपने इलाकों में आकर ये क्या जुल्म हार नहीं देता, इसको मारता तशद्दुद किया जाता है। उसके बाद इसके घर के बड़े बेचारे बुजुर्ग गरीब आम लोग, एक हारी मजदूर, वो उस कहते हैं चलो यार छोटा बदमाश है, बड़े के पास चलते हैं। वो जब लेकर आते हैं तालपुर साहब के पास, नवाब सोकार नवाब हाउस, तो वो कहते हैं ये अच्छा ये टांगों पे चल कर आ रहा है, टांगे क्यों नहीं तोड़ी इसकी? ये तो हमने फिल्मों में सुना था, ये हमने कभी आंखों से देखा नहीं, ना सुना कि उन्होंने कहा कि ये अपनी टांगों पर चलकर कैसे आ गया, इसकी टांगे क्यों नहीं तोड़ी गई। और उसके बाद इसकी नौकरी, ये पटे वाला था, चौकीदार था, एक ग्रेड 1 का, एक अपने बच्चों की रोजी पालता था, सरकार ने दी हुई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने इलेक्शन में मुखालफत की, इसकी नौकरी ख़त्म कर दी गई। 11 साल से इसकी तनख्वाह बंद है। इसके पास कोई औकाफ की ज़मीन के पैसे नहीं आते, इसके पास कोई मिर्च मंडी के करप्शन में पैसे नहीं आते, इसके पास कोई ठेकों के पैसे नहीं आते, इसके पास कोई रोडों के पैसे नहीं आते, इसके पास कोई पानी चोरी के पैसे नहीं आते, इसके पास कोई ज़मीन के कब्जे के पैसे नहीं आते। इसके पास तो गरीब के पास एक नौकरी थी। जब एक हिंदू भाई के लिए एक मुसलमान भाई ने, दोनों साथियों ने, गरीब आदमी ने जो खुद मुतासिर था, जब उसने कहा कि जी 11 साल से एक गरीब आदमी की आपने दुकान तनख्वाह बंद की गई है तो उसको खोलो, सियासी मुखालफत की बुनियाद, ये पीटीआई के वर्कर है दोनों हमारे। उसके बाद जब इसकी दुकान बंद हुई तो उसने पोस्ट कर दी, भाई एक पोस्ट सोशल मीडिया की एक पोस्ट के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने कहा एक तीर से 2 शिकार किए जाएं, FIR काटी जाती है, इसकी दुकान सील की जाती है, ठीक है, यहाँ तक भी चलता है। उसके बाद बिलावल साहब, मैं कहना चाहता हूँ आपकी जुल्म की हुकूमत है, ज़्यादती की हुकूमत है, बदमाशी की हुकूमत है, चोरी की हुकूमत है, धौंस की हुकूमत है, धांधली की हुकूमत है। उसके बाद फार्मल कोहली को उसके घर से, जब वो कोरोना में आइसोलेटेड होता है, उसके घर से एक डाकू SHO, वक्त सबका आएगा इंशाअल्लाह, जब तुम्हारे बड़े, ये पापा, ये डैडी, ये मौलाना नहीं बचे तो ये छोटे जो चोर हैं, जो समझ रहे हैं कि शायद दुनिया ख़त्म हो रही है, इंशाअल्लाह किसी को ना अल्लाह ताला माफ़ करेगा, ना मेरा कप्तान माफ़ करेगा, ना मैं माफ़ करूँगा। बता रहा हूँ, मेरे एक एक वर्कर का हिसाब हम लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस तालियां नहीं बजाई, एक एक वर्कर का हम हिसाब लेंगे। इसको उठाकर थाने लाता है SHO आतिफ शाह, जो कि हमारी फायरिंग के वक्त भी इसका मेन किरदार था, जो कि इनका पिट्ठू है, जो कि इनका, मैं कहता हूँ इनका एजेंट है, सारे जुल्म उसके ज़रिए कराते हैं। अफसोस कि मुझे SHO लेवल पर बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये SHO IG से ज़्यादा मजबूत है। मैं कभी SHOs के खिलाफ बात नहीं करता, DSPs के खिलाफ बात नहीं करता, ये बेचारे तो मजबूर होते हैं, लेकिन ये SHO IG सिंध से ज़्यादा मजबूत है। और उसके बाद SHO इसको थाने में लाके बंद करता है। मैं बताना चाहता हूँ अपने इदारों से, वज़ीर आज़म से, सबसे, कि सिंध में क्या हो रहा है सियासी मुखालफिन से, PTI के वर्कर से, सिर्फ इस पे कि उन्होंने हक की बात की, इसको थाने में लाया जाता है, रात को इसको थाने में बंद किया जाता है, इस पे तशद्दुद किया जाता है, इसको बरहना किया जाता है। इसको बरहना करने के बाद, इसके कपड़े उतारने के बाद मोबाइल के ऊपर लाइव वीडियो दिखाकर तैमूर तालपुर को दिखाई जाती है। डूब मरो, शर्म करो, हया करो, अल्लाह ताला आपसे हिसाब लेगा। एक गरीब आदमी की आप इज्जत, एक गरीब आदमी, इसका कोई कसूर नहीं, वो थाने में काली वर्दी पहनकर एक शख्स इसको थाने में ले जाता है। वहाँ जाकर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फारूमल कोहली का कसूर ये कि जब एक गरीब की दुकान सील की गई सियासी बुनियादों पर, चूँकि उसने नैब में इनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी, उसकी हिमायत करने पे फारूमल कोहली को उठाया जाता है, थाने ले जाया जाता है, थाने ले जाकर SHO उसको नंगा करता है, बरहना करके उसकी वीडियो, ठीक कह रहा हूँ फारूमल, गलत तो नहीं कह रहा, ये गवाह मौजूद है, खुद साख्ता नहीं कह रहा हूँ, इसकी वीडियो फारूमल यहाँ मौजूद है, इसकी वीडियो मोबाइल वीडियो ऑन करके दिखाई जाती है उस मिनिस्टर को, और वो कहता है इधर से दिखाओ, उधर से दिखाओ। शर्म नहीं आ गई? मैं कहता हूँ आसमान नहीं टूट नीचे आ गया। मैं उस वक्त कोरोना में था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ आइसोलेशन ख़त्म करके इसके पास पहुंच जाऊं, और इस एक गरीब आदमी ऊपर उसकी जो वीडियोस आई रोते हुए, और उसके बाद मैंने IG सिंध से कहा
आईजी सिंध को मैं क्यों कहता हूँ, इसमें और डायरेक्ट हवलदार में कोई फर्क ही नहीं है। देखा था आप लोगों ने, डायरेक्ट हवलदार एक ड्रामा होता था पहले, वो उसमें कौन होता था, एक वो चाचे कौन था, एक हाँ इरफान खुसट के किरदार और इस आईजी सिंध का किरदार एक ही है। ये भी डायरेक्ट हवलदार से ज़्यादा हैसियत नहीं इस आईजी साहब की। मैंने आईजी साहब से कहा, दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, ये इंक्वायरी कराइए, मेहरबानी फरमाइए, इंक्वायरी कराइए, क्या पता ये झूठा हो सच्चा हो, इंक्वायरी मांगना तो हक है। मैंने डीआईजी साहब से कहा, मैंने एसएसपी साहब से कहा, शाह साहब से, चलो वो तो चले गए, एसएसपी जा सकता है, एसएचओ नहीं जा सकता। इसका इलाज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा। और उसके बाद इन ऐसे चोरों का, डाकुओं का, जो लुटेरों का, जिन्होंने माल बनाया हुआ है, इनकी एक एक टके का हिसाब होगा। तुमने पैंट पे कहाँ से खरीद के पहनी, इंशाअल्लाह हिसाब होगा, इनका भी होगा। और मैं कहता है आईजी कुछ नहीं करता, वज़ीर आला कुछ नहीं करता। बिलावल साहब बड़ी बड़ी सिंध की बातें करते हैं। बिलावल साहब आप तहरीक चलाओगे? ये लोग जो जिन पे जुल्म किए हैं तुम्हारे लोगों ने, जिन लोगों पे मजालिम आपने किए, ये लोग हर चौक पे गंदे अंडे और टमाटर लेके आपके लिए खड़े होंगे। जहाँ से गुजरेंगे आपको सिंध का मासूम, सिंध का मजदूर, सिंध का आपका मुतासरा शख्स आपको अंडे और टमाटरों से आपकी वेलकम करेगा। मैं आप सिंध के लोगों से कहता हूँ, ये भारमल कोहली का, मुफ्ती मौला बख्श का कोई कसूर बताओ। इसका कसूर ये है कि पीपल्स पार्टी के एक वजीर तैमूर तालपुर की करप्शन को बेनकाब किया, तैमूर तालपुर की करप्शन को बेनकाब किया। अल्लाह की मतलब लाठी देर है, लेकिन मतलब वहाँ अल्लाह की तरफ देर है, अंधेर नहीं है, लाठी भी बेआवाज है। इसने सिर्फ शिकायत की और उसका राइट था। ये कोई नैब तो नहीं है ना, दरखास्त गुजार कोई भी हो सकता है, कोई प्राइवेट आदमी हो सकता है। उसकी दुकान बंद कर दी, उसके बच्चों का रोजगार छीन लिया। इसने आपके खिलाफ वोट दिया 2008 में, जब से आपने तनख्वाह बंद कर दी। और जब सोशल मीडिया पे एक दूसरे की हिमायत की, थाने ले जाकर आपने इसके साथ ज्यादती की। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में अब ये कहते हैं कि तहरीक, एक तो मैं कहता हूँ ये नैब से खौफजदा होकर इस तरीके से, अगर मौला बख्श मुफ्ती जैसों को प्रोटेक्शन दी जाए नैब पे, अगर वो लोग जो इनके खिलाफ इनकी करप्शन को जानते हैं उनकी हिफाजत की जाए, उन्हें मजबूत किया जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ एक भी इनका मेंबर, एक भी इनका अफसर बचेगा ही नहीं। सारे सिंध को इन्होंने लूट के खा लिया, सारे सिंध को इन्होंने तबाह कर दिया, सारे सिंध को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और आज ये बात करते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, ये कहते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। बिलावल साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, वज़ीर आला साहब अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बराहे करम इंक्वायरी कराइए, एक जीते जाते शख्स के साथ क्या किया है। इससे मैं चेयरमैन नैब से, और ये नैब ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, इनको खौफ है, इसीलिए ये तरामीम लेकर आ गए थे। मैं बताना चाहता हूँ नैब में ऐसी तरामीम लाए थे FATF के चक्कर में कि भाई नैब ख़त्म ही हो जाता। यदि नैब से ख़त्म कर दो कि 99 से पहले का केस बना ही नहीं सकती, सारे दौर गए। इन्होंने कहा नैब से 1 अरब से नीचे की करप्शन निकाल दो। क्या कहने हैं, मतलब 1 अरब से नीचे की पकड़ो ही नहीं, मोटरसाइकिल चोरी पे पकड़ लो, दुकान से मास्क ना पहनने पे पकड़ लो, पेट्रोल चोरी करने पे पकड़ लो, मोटरसाइकिल से निकालने पे, नकब पे पकड़ लो, जेब कुतरे को पकड़ लो, 1 अरब से नीचे पकड़ो ही नहीं किसी को। ये चाह रहे थे, ये कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर दो इसके अंदर से। ये चाह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल में जितना भी अरबों रुपए खा जाओ, 5 साल के लिए बाहर निकलो, 5 साल के बाद फिर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर, सेनेटर, MNA बनकर आ जाओ। ये हमने जब रोक दी इनकी, इसके बाद ये इनको पप्पा डैडी को, बिलावल के पप्पा, मरियम के डैडी को मौलाना याद आ गया। उन्होंने कहा हमें बचाइए मौलाना। उन्होंने कहा हाजिर आता हूँ, डील क्या होगी। तो डील लगता है कि बचाना इनको था, डील मिली इसराइल से, पाकिस्तान दुश्मनों से, इंडिया से, और इतने पैसे मिल गए कि अभी पिछले दिनों मौलाना साहब ने कच्चक शहजाद में 3 अरब रुपए का फार्म हाउस खरीदा, अपने दामाद को लेकर दिया। 3 अरब का 73 के आइन के आइन मुताबिक इन्होंने 3 अरब का फार्म हाउस खरीद लिया, डकार भी नहीं दी। उसके अलावा इन्होंने हर शहर में बंगला, दुकान, प्रोजेक्ट, ये वो सारा कुछ। जब नैब ने इनसे हिसाब तो भाई तैमूर तालपुर का ये बस चला के उन्होंने मुफ्ती को अंदर कर दिया, बारूमल को अंदर कर दिया, चूँकि बड़ा हिसाब था। तो भाई उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से जान छुड़ानी पड़ेगी। उसके बाद एक पप्पा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट बन गई, और PDM ने आके जो तमाशा लगाया, मौलाना साहब ने ठेका लिया, रेंटे धरना दिया पहले, जिसपे कहा था कि इस वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेकर आए कि जी हम ऐसा कर देंगे, 8 अक्टूबर को आर होगा या पार होगा, बेड़ा पार होगा, ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा कि लाहौर में इनकी नैया डूब गई, लाहौर में इनकी नैया डूब गई, इनकी गुब्बारे उनसे हवा निकल गई, इनकी टायर पंक्चर हो गए, और 13 और 8 अगस्त को जो दावे थे ख़त्म हो गए। उसके बाद PDM ने जब देख लिया
कि नवाज शरीफ के घर में जहां मरियम इनकी बिसाहिबा घर 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 दर दर जाके लीडर तो कॉल देता है। इमरान खान अपने जलसों में कभी किसी के दर पे चल, हम जाते थे वर्कर्स बुलाते थे लोगों को, कभी इमरान खान गली गली महल्ले महल्ले नहीं गए। 2 मिनट की वीडियो होती थी, 1 मिनट और 50 सेकंड की वीडियो होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग जलसे में आ जाया करते। एक कॉल, 1-2 मिनट की वीडियो, हम कहते थे खान साहब कराची जलसा है 2 मिनट की वीडियो दे दो। ये रुलती रही, धक्के खाती रही, फिर भी लोग नहीं आए। उसके बाद इन्होंने एक ड्रामा लगाया इस्तीफों का। इस्तीफे जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ, गरजने वाले बरसते नहीं हैं, भौंकने वाले काटते नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो भौंकता है वो काटता नहीं है। जो इस्तीफा लीडर को दिया जाता है वो इस्तेमाल नहीं होता, जो असली इस्तीफा है वो स्पीकर को दिया जाता है। अपने लीडरों को इस्तीफे दे के ब्लैकमेल किसको करना चाहते हो? इमरान खान को। इमरान खान नहीं होगा ब्लैकमेल, इमरान खान नहीं देगा एनआरओ, इमरान खान नहीं छोड़ेगा आपको। और इंशाल्लाह अभी तो मुल्क के लुटेरों का हिसाब कर रहा है, इंशाल्लाह इमरान खान ने वादा किया हुआ है इंशाल्लाह रियासत मदीना बनेगी, जहाँ हर मुल्क का हिसाब भी होगा, जहाँ मुफ्ती मौला बख्श का हिसाब भी होगा। और ये छोटे छोटे जो चोर, ये बोने, ये प्यादे, ये मेंढक, ये चूहे, ये जो बिलों में छुपे हुए हैं, SHO ASI जो इनको तंग करते हैं, पटवारी, दारोगा, ये SDO, ये XCN, पानी बंद करते हैं, थाना करते हैं, केस। एक बड़ा ड्रामा है गुलरी में। SDO भी अपना वो कहता है इसने पानी चोरी कर लिया, SHO ने FIR कर दी, बंद कर दिया उठा के सियासी मुखालफिन को। तो मैं कहना चाहता हूँ अब इन इस्तीफ़ों से इसकी हैसियत एक रद्दी की टोकरी के कागज़ जैसी है, एक टिश्यू पेपर की हैसियत है, बाथरूम पेपर की हैसियत है इन इस्तीफ़ों की, जो इस्तीफ़े स्पीकर को नहीं दिए जाते। और अगर इतना दम है तो बुला लो, दिलवा दो इस्तीफ़े स्पीकर को, कह दो कि स्पीकर के पास, या तो आपको एतबार नहीं है, अरे भाई मैं MP हूँ ना, मुझे अगर इस्तीफ़ा देना होगा तो मैं स्पीकर के पास जाऊँगा, मैं इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा जाकर नहीं दूँगा, क्योंकि उस इस्तीफ़े की हैसियत कोई नहीं है। इन्होंने जो इस्तीफे लिए, अपने सबसे करीबी बंदे को चेक किया, चलो जी जेठ जी को तजर्बा करते हैं, कैप्टन सफदर के बड़े भाई का इस्तीफे तो लिए होंगे लोग, उसका दे दो, उन्होंने लिख दिए। जब जेठ ने तुम्हारी नहीं मानी, मरियम बीबी, जेठ नहीं मानेगा तो आपको दीगर मेमनेज कैसे मानेंगे? आपका जेठ उस सफदर साहबान का बड़ा भाई कहता है कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। तो इन इस्तीफों की हैसियत नहीं है, PDM के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने जलसे में नाकाम होने के बाद इस्तीफे का ड्रामा किया, अब कल एक खौफनाक जो हरकत की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना मुल्क दुश्मनी में अपनी जान बचाने के लिए मुल्क दुश्मनी में इतना आगे चले गए कि उनमें बगावत पैदा करना चाहते हैं और गद्दारी की ज़ुमरे तक पहुँच चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब, या तो आपको इतनी फ़ीस मिल गई है कि आपकी आंखों पर इतना बड़ा पर्दा छुप गया है कि आपको ना मुल्क की परवाह, ना कौम की परवाह, ना दीन की परवाह, ना ईमान की परवाह, ना इस्लाम की परवाह। आपको परवाह है तो सिर्फ अपने नैब के नोटिस की कि मुझसे मेरे पैसे ना वापस मांगो। मौलाना साहब माजरत के साथ आगे मौलाना लगाने से ईमान शायद इतना आगे नहीं होता, आपके आमाल साबित करने चाहिए। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप पे कोई इल्ज़ाम आया तो आपको काजी के पास पेश हो जाना चाहिए। आपके पास इल्ज़ाम लगा, कोर्ट चले जाएं, नैब नहीं जाते, बताएं कि जी मेरे पास इल्ज़ाम। ये नहीं है कि आपसे वो कहते हैं ये बता दो, कपड़े को बहुत कहते हैं ना, आपने हज़रत उमर फारूक के आगे वो एक चादर ले ली तो सवाल पूछ लिया गया था, आपसे पूछ रहे हैं फार्म हाउस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो आपसे नैब पूछ रही है। आप चले, नैब से आपको डर लगता है तो कोर्ट चले जाइए। ये क्या है कि पूछ रही है नैब, वो धरना देंगे GHQ के सामने पिंडी में, नैब आपसे सवालनामा पूछ रही है, आपके धरने को नहीं पूछ रही। मैंने कहना चाहता हूँ अपनी करप्शन बचाने के लिए धमकाना चाहते हैं, तो धांधली धमकाने से हम नहीं डरा करते, बिल्कुल नहीं डरा करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो रात को बात की कि हम इस्टेब्लिशमेंट को धमकाने की कोशिश की, पिंडी में जाकर हम समझते हैं ज़ूमानी बातें बड़ी आसानी से ये लोग करते हैं, ट्रेनिंग नहीं होती है, पिंडी में जाके धरना देने की बात की, हम इसको कंडेम करते हैं। मौलाना साहब ये बिल्कुल नहीं चलेगा, हम इस वतन पे कोई आँच नहीं आने देंगे, हम इस फौज पे कोई आँच नहीं आने देंगे, इसलिए कि जब हम घर में सोते हैं तो हमारे फौजी सरहद पे जागता है। अगर हम ये फ़ौज, ये मजबूत फ़ौज, ये प्रोफेशनल फ़ौज, ये दलेर फ़ौज और इसके कमांडर ना होते, आज खुदा न खास्ता हमारा हाल, जितने दुश्मन हैं हमारे बाहर भी हैं अंदर भी हैं, आप जैसे आपकी शक्ल में अल्ताफ़ हुसैन, आप अब इकट्ठे ही मिल गए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। अल्ताफ़ हुसैन, नवाज शरीफ, मौलाना साहब, अब
इनकी तस्वीरें हटाते रहो, एक ही काम कर रहे हैं सारे। एक ही जगह अल्ताफ हुसैन फेल हो गया, उन्होंने मौलाना पे लगा दिया, नवाज शरीफ पे लगा दिया। अफसोस की बात है, इन्होंने हमारी अफवाज के ऊपर हमला किया, इन्होंने एक बगावत पैदा करने की सबसे पहले कहा, खुद उन्होंने तकरीर में कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ इमरान खान को भिजवा दो। इनकी पूरी लीडरशिप ने कहा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को भाई क्यों हटा दो, इमरान खान चोर है तुम्हारी तरह, इमरान खान तुम्हारी तरह डाकू है, इमरान खान तुम्हारी तरह करप्ट है, क्यों हटा दो, क्यों हटा दें, किस लिए हटा दें? आप लोग चोर थे, मुल्क को बचाने के लिए अगर कोई एक्शन हुआ, मैं खिलाफ हूँ माशाल्लाह, लेकिन अगर कोई एक्शन हो तो आपकी हरकतों पे हुआ कि आप मुल्क को लूट रहे थे। इमरान खान तो मुल्क को आगे लेके जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 2020 का सूरज खुशहाली लाया है, महंगाई 19 महीने की निचली सतह तक आ चुकी है, स्टॉक ऊपर जा चुका है, इंडस्ट्री लग रही है, हाउसिंग इंडस्ट्री आगे जा रही है, महंगाई कम होने जा रही है इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ आपने कहा इसको हटा दो, नहीं तो आर्मी के नीचे के रैंक से कहा कि अपने जो क़यादत है आपकी, आपके जो जनरल है उनके खिलाफ कार्रवाई, उठ खड़े हो। मैं कहना चाहता हूँ अफसोस की बात है कि अपने माल को बचाने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, और ठेका जो आपने ले लिया नवाज शरीफ जरदारी एंड कंपनी का, उसको बचाने के लिए आप अटैक करने पे आ गए। न इमरान खान इतना कमज़ोर है, न ये फ़ौज इतनी कमज़ोर है, न हमारी फ़ौज इतनी कमज़ोर है जो आपकी खींचड़ भपकियों में आ जाएगी। इंशाल्लाह आपका हिसाब भी पूरा होगा, आपके जो भी आपके कोई आपको NRO नहीं मिलेगा, किसी किस्म की आपको छूट नहीं मिलेगी, एक एक पाई का आपसे हिसाब लेंगे। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ आखिर में कि बारुमल कोली के साथ जो जुल्म हुआ, बारुमल से कहता हूँ कि हम सब मुसलमान भाई भी हम इस पर शर्मिंदा हैं। और मैं कहता हूँ बिलावल साहब, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आपके अंदर आपकी कायदाना सलाहियत है, वज़ीर आला साहब अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, IG साहब तो डायरेक्ट हवलदार है, तो बेचारे से कहना ना है ना कुछ भी नहीं है। जो बंदा कहता है कि मुझे को हवा करके ले गया, तो उससे क्या कहूँ मैं। बात यह है कि तो इसकी इंक्वायरी कराएं। ये एक बहुत बड़ा खौफनाक मामला है कि किसी मासूम शख्स को कोरोना से उठाकर उसे बंद करके ज़्यादती की जाए। हम कोली बरादरी के साथ हैं, हम द्रावड़ पूरी कौम के साथ हैं, हम भील के साथ हैं, मेंगवाड़ के साथ हैं, हम इन तमाम इन पिसे हुए तबके के साथ हैं जो अपने हक़ की जंग लड़ते हैं। बारबल हमारा छोटा भाई है, मुफ्ती हमारा वर्कर है, हमारा साथी है, हमारा भाई है। इनको मैं बताना चाहता हूँ, इनको अकेला ना समझें। ये सारी हमारी PTI की क़यादत, मेरे साथ इस वक्त मेरे ठट्टा के साथ मौजूद है, मीर बुखास के सदर मौजूद है, हमारे यूथ के लीडर्स मौजूद हैं, हमारे मुकामी लीडरशिप सारी मौजूद है, पूरे सिंध के अहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। अगर बारुमल को इंसाफ ना मिला और इनके खिलाफ कार्रवाई ना, हम बदला ज़रूर लेंगे कानूनी तरीके से इंशाल्लाह। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपको अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। और कोली बरादरी जो इसके खिलाफ उसके बाद मैदान में उतरेगी, अगर ये लोग एहतजाज करेंगे, PTI उसके साथ खड़ी होगी। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, आप पे सलाम है आप दोनों लोगों पे कि आपने हक़ की बात की है। आप भी अपना ज़मीर भेज देते हैं, आपने अपनी कौम के लिए, आपने अपनी पार्टी के लिए, अपने हक़ के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के पैसे को बचाने के लिए। तो मुफ्ती मौला बख्श और बारुमल कोली हमारे हीरोज़ हैं और PTI के हीरोज़ हैं। और कोई अगर समझता है, मैं बताना चाहता हूँ, तुमने जो उनसे किया एक रात की हवालात में, इंशाल्लाह इसकी मैं तो कुछ नहीं कहता, इसकी बददुआ से तुम जेल की काल कोठरी में तैमूर तारपुर सड़ते रहोगे और बचाने वाला कोई नहीं। सर आपने बात बोली कि जी बारमल साथ जाती हुई मुफ्ती हो गई, IG फेडरल के अंडर में है, चीफ सेक्रेटरी फेडरल के अंडर में है, तो आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, आप फिर खामोश क्यों है? देखिए IG मैं आपको क्लियर भी करना चाहूँ, IG फेडरल के अंडर में होता है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद IG और चीफ सेक्रेटरी 3 के नाम सिंध गवर्नमेंट देती है और उसके बाद उन 3 में से एक IG लगाता है। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान होते हैं, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम सिंध हुकूमत का होता है। ये मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ। इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग फेडरल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती। उसके लिए ये 18वीं तरमीम के बहुत सारे जो अजाब हैं, अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं, लेकिन वो नहीं है। जो बहुत सारे मुसीबतें अजाब है, उसमें ये भी एक मुसीबत है कि रूल्स ऑफ बिजनेस में हो गया कि जी सिंध हुकूमत ही इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट इनके खिलाफ। वो तो भाई आपको पता है कि किसी फेडरल अफसर के खिलाफ करे, वो कहते हैं हमें ज़रूरत है इसकी, जितना गंदा होगा। तो बात यह है कि लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास हर चीज़ मेंटेन हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट के पास चीज़ इकट्ठी हो रही है, फेडरल ऑफिसर्स हैं। जब ये सिंध गवर्नमेंट इनको छोड़ेगी तो इनके साथ दो हाथ ज़रूर होंगे। इनके साथ मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी, इदारे करेंगे और IG के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई नहीं करेंगे। PTM तहरीक चला रही है इस वक्त, और पीपल पार्टी उनकी मेन इत्तेहादी भी है, सिंध में उसकी गवर्नमेंट भी है। PP अभी मजबूर क्यों हुई है कि वो कम पर्सन से रब्ते कर रही है? कल उसके मकसद से बातचीत हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए PDM तहरीक से पीपल्स पार्टी अमली तौर पर उनकी तहरीक से निकल चुकी है।
कल भी जो रैली होने जा रही है बिलावल जरदारी साहब उसमें नहीं होंगे, लाड़काना में फजल रहमान साहब नहीं थे, पता नहीं मानसेरा में कोई और नहीं था। तो इनकी वो गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं, पीडीएम जो है स्टेपनी के ऊपर चल रही है, कहीं पाइप से हवा भर रही है, पीडीएम की गाड़ी पंचर हो चुकी, पीडीएम के गुब्बारे से फूंक निकल गई, इनमें आगे दरारें पड़ गई। जरदारी को कहते हैं इस्तीफ़ा दो, वो कहते हैं मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और सिंध के कौम परस्तों के पास क्या हुआ जाने से? नादिर मसीह साहब के पास गए हैं, जाना मेरा ख्याल है कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, लेकिन इनकी कमज़ोरी बता रही है। पीपल्स पार्टी की टांगों में जाने नहीं रही, पीपल्स पार्टी की टांगों से जान ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी की ताकत ख़त्म हो चुकी है, पीपल्स पार्टी के जो खुद इंसानी थी अपने पर ख़त्म हो चुकी है। अब वो जाकर इन पार्टी से जाकर मिल रही है, तो भाई चले, 2 और 2 11 नहीं होने, ये 2 और 2 4 ही होंगे इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, और कॉन्फ्रेंस पार्टियाँ हम भी उनसे मिलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पीपल्स पार्टी ग्राउंड में इनका आपने देख लिया अपनी जगह कुछ। सर 88 पे बलीर पे जो इलेक्शन हो रही है, पार्टी टिकट जहाँ जिनको दी है टिकट, तो वहाँ के पार्टी के 100 से जो करीब अहदेदार हैं डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक उन्होंने डिज़ाइन किया कि हम तो एतमाद नहीं लिया गया, ये क्या वजह है? एक तो डिस्ट्रिक्ट के 100 उद्धार नहीं होते, 12 उद्धार होते हैं डिस्ट्रिक्ट की गवर्निंग बॉडी। उसमें चंद लोग नाराज़ हैं क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं कादिर बख्श करमती साहब, वो उम्मीदवार थे। आपको पता है टिकट मिलने ना मिलने पे थोड़ी बहुत लव स्टोरी चलती है। हमारे साथ सब साथी हैं, राज़ी कर लेंगे जरा इज़हार नाराज़गी। देखिए जब टिकट अप्लाई किया जाता है, 4-5 उम्मीदवार होते हैं, टिकट एक को ही मिलना होता है, तो फिर ये हल्की फुल्की नाराज़गियाँ मौसीकियाँ होती हैं। तो वो उन्होंने दिए, इंशाल्लाह उनसे हमारे अपने ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PS 88 भी हम जीत रहे हैं, इंशाल्लाह PS 43 भी हम जीत रहे हैं, और इंशाल्लाह PS 52 भी हम जीत रहे हैं। फिडर तरफ से सिंध के लिए कोई पैकेज वगैरह नहीं है? जैसे अब्दुल सिंह अपना जिससे थपारकर अमरकोट जेला के जहाँ लोग वोट लाखों वोट लिए, वहाँ पे फिडर तरफ से कोई स्कीम्स नहीं आ रही, क्या सबब है उसकी? सच कह जाऊँ, ये बताइए, थरपारकर में सबसे बड़ा मसला हेल्थ थी, सबसे ज़्यादा बच्चों की मरना था, सेहत थी। 2,75,000 हेल्थ कार्ड्स, एक एक शख्स की जेब में 7 लाख रुपए का कार्ड मौजूद है। जिसके पास 700 रुपये नहीं होते थे पहले, 700 रुपये नहीं होते थे, आज 7 लाख उसकी जेब में मौजूद है, 7,30,000। कोई अगर बीमार होता है, टैक्सी के उधार बेशक पैसे ले जाए और जाके, चूँकि एम्बुलेंस तो देंगे नहीं है सिंध गवर्नमेंट, और जाके जिस चाहे बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराए, ये थरपारकर के लिए है। उसके अलावा भाई जो इनको 18वीं तरमीम में पैसे देते हैं, क्या इनको ओमनी में डालने के लिए देते हैं, क्या वो जाली अकाउंट के लिए? इतने फेडरल गवर्नमेंट देती है ना, टैक्स पेयर के पैसे डिवाइड होता है, वो खर्च करना होता है। इन्होंने कहते हम नहीं कर सकते, अब हम 1100 अरब का पैकेज दे रहे हैं ना सिर्फ एक शहर के, वो भी क्या, या तो कहते हैं कि कराची सिंध नहीं है या सिंध कराची नहीं है, सिंध कराची है, कराची सिंध है, एक है। उसके राजधानी को स्टार्ट किया जा रहा है, तो कोई तबाह बर्बाद कर दी, उसको नहीं चलने दे रहे ये लोग। और हम हर कुछ करने को तैयार हैं, हमें करने तो दें, लेकिन लगता है कि इनके साथ मिलकर हम कुछ नहीं कर सकते, खुद ही करना पड़ेगा। सर MQM आपकी इत्तेहादी है, उसने मरदमशुमारी पे एतराज़ किया, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? मैं देखिए, हक़ाइक़ होते हैं, उसको सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। आज से 10 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की, मैं उसका हिस्सा था, उसमें मरदमशुमारी भी डिस्कस हुई। वहाँ बताया गया था कि चूँकि इस वक्त नई डिलिमिटेशन के लिए और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शंस कराने के लिए ज़रूरी है कि पुरानी मरदमशुमारी को कबूल किया जाए। अब 98 की मरदमशुमारी के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अल्टीमेटली जो भी मरदमशुमारी है, वजह इसके कि यही लोग, और मरदमशुमारी फ़ौरन कराने के लिए आपको पता है कि हमारे बॉर्डर्स पे क्या हालात है। ये अभी बॉर्डर के करीब वाले ज़िले के लोग हैं, ये बॉर्डर में तो खैर है, लेकिन आपको पता है LOC पे कश्मीर में क्या पोजीशन है, इंडिया हमारे साथ क्या करना चाह रहा है। चाइना में मुंह भी खाने के बाद वो कोई ना कोई फॉल्स ऑपरेशन करना चाह रहा है, मैं समझता हूँ। दूसरा, इसलिए फ़ौज को मरदमशुमारी में बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज चाहिए होती है, उसको फौरी तौर पर इन हालात में डीएस्केलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इतनी बड़ी पैसे चाहिए कि मुल्क की मईशियत उसका इस वक्त दबाव नहीं ले सकती। इसलिए ये तय किया गया है कि इसको मंजूर करके फौरी तौर पर डिलिमिटेशन करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल किया जाए, ताकि जो चोर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं तो छुटकारा हासिल किया जाए। और एक कमेटी बना दी गई है वफाकी वजीर IT की सरबराही में, जो इनका ताल्लुक MQM से है, अमीन उल हक साहब की, कि वो कमेटी फौरी तौर पर जितना जल्दी मुमकिन हो सके मरदमशुमारी का क़याम अमल में लेकर आ जाए। तो ये एक काम था, ये फैक्ट है,
लेकिन MQM ने चूँकि सर्वाइवल की उसकी जंग है कराची में, वो सियासत कर रहे हैं, बाकी वो हमारे साथ हैं, कोई इख्तलाफ नहीं। सर जिला उमरकोट में जो इलेक्शन हो रहा है आपका मुत्तहिदा आपके जो है मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा किया गया, कितने पूर्व उम्मीद हैं इस इलेक्शन से आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कोविड ने डायनामिक्स ही बड़ी तब्दील कर दी है, लेकिन कहाँ अरबाब गुलाम रहीम और कहाँ सही अमीर अली शाह, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा फ़र्क है, गलत तो उसमें ना ले लीजिएगा, मैं कहूँ गधे घोड़े का फ़र्क है आपस में, वाज़े तौर पे होता है, बड़ा वाज़े फ़र्क है। और अरबाब रहीम का मुकाबला और कहाँ उस नौजवान का, और यहाँ खुद ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए। सुमरो फैमिली, आसिफ सुमरो फैमिली चाहती है कि हार जाए तो अगली दफ़ा हमें टिकट मिल जाए, सरदार शाह चाहते हैं ये हार जाए तो अगली दफ़ा सरदार शाह को टिकट मिल जाए, कुंडी के नवाब साहबान चाहते हैं कि इनका वही ख़त्म हो जाए, इनका इख्तियार ही ख़त्म हो जाए, चूँकि हम माल पानी बत्तेबाजी सारे मामला चल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ। अरबाब रहीम साहब और एक बहुत ही नेक, दरवेश, ऑनेस्ट, तजर्बाकार, ईमानदार सियासतदान है। इंशाअल्लाह उमरकोट के अवाम को जरूर। अच्छा अल्ताफ़ बताइएगा कि सेनेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आप कितने पुरुमीद हैं, और अगर सेनेट में इलेक्शन नहीं हो पाते या कोई और सिनेरियो होता है क्रिएट, तो फिर PTI का क्या लाया मतलब? देखिए जी, सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। चूँकि इस सब लोग भी इस्तीफ़ा दे दें तो आइनी तौर पर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है कि सब लोग भी इस्तीफ़ा दे दें तो इतना असम्बली रहती है कि दोबारा सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं। तो इनके अगर इस्तीफ़ा बोलते हैं देने नहीं है, इस्तीफ़े दे भी दें तो इनका कुछ नहीं होना, मतलब है कि इनको कोई फ़ायदा नहीं होना। और बात यह है कि वो एक कहते हैं ना कि जी 10 अगर कमी जो होते हैं 10 से, अगर 10 चौधरी मर भी जाए ना तो कम ही ने चौधरी नहीं बनना होता। तो ये उम्मीद ना करें कुछ भी हो जाए, कितने सेनेट में इस्तीफे हो जाए, लेकिन इनको कुछ नहीं होना इंशाल्लाह। इमरान खान वज़ीर आज़म है, सेनेट इलेक्शन होगा, लेकिन बताता जाता हूँ सेनेट इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह जो हमारे पाँव की जंजीरें हैं, जो हमारे हाथों की जंजीरें हैं, जो हमारे हाथ बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह वो कानून साजी होगी जो मुल्क के लिए बेहतर होगी, बड़ी अच्छी कानून साजी होगी इंशाल्लाह। असल तब्दीली का सफ़र सेनेट इलेक्शन के बाद। थैंक यू सर। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों से, गिराज भाई से